हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एचपी पीजीटी की जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि इस साल पेपर कंडक्ट किए जाने के पूरे चांसेस हैं, तो बहुत ही जल्द आपके पेपर का नोटिफिकेशन आ सकता है। जब भी हम पीजीटी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखें। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की 2 वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करवाई हैं निम्बस करियर टीचिंग के ऊपर। तो एक पहली वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस हमारा क्या है पीजीटी का, राइट। और उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा 2024 में पेपर हुआ था उसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किया था उसी तरीके से इस बार भी हमारी डिस्कशन रहने वाली है और इसी तरीके से हमने ये पूरा पेपर जो है डिटेल में डिस्कस करना है, राइट। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आप चैनल पे जाके प्ले स्टोर भी आपका प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में भी जाके आप अटेंड कर सकते हो। वहां पे भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का आपको अलग से सेक्शन दिख जाएगा, वहां से आप क्लास लगा सकते हो। यहां तक हमारी डिस्कशन हो गई थी क्वेश्चन नंबर 20 तक। हमने अब डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें खास तौर पे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो इंडियन थिंकर्स के ऊपर है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड वेदास एज द सोर्स ऑफ इंडियन एनलाइटनमेंट। वो बोलते हैं इनमें से किसने बहुत ज्यादा फोकस किया था वेदास के ऊपर फॉर द इंडियन एनलाइटनमेंट। तो आपको 4 नाम दिख रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना, वैसे तो हम पढ़ के ही जाएंगे ये सारी चीजें, बट नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको एक चीज तो आई थिंक हमेशा याद होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपको याद हो, आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा बोला गया था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ये बात भी इनके द्वारा बोली गई थी क्योंकि इनके हिसाब से वेदास आर एटर्नल, दे कंसिस्ट द एटर्नल नॉलेज। उनके अंदर जो नॉलेज लिखी गई है दैट इज द सुप्रीम नॉलेज। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज ने जितने भी हिंदू नॉन वैदिक रिचुअल्स थे उनको भी रिजेक्ट किया था। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने वेदों को दी है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपने याद रखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, वो भी हमारे इंडियन थिंकर्स के साथ रिलेटेड है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन कल्चर एंड यूरोपियन थॉट। अब गौर करना, 4 नाम हमारे पास दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली हमने चूज करना है। अगर तुम राम मनोहर लोहिया की बात करोगे तो इनकी जो मेन स्टडी है ये स्टडी भी जर्मनी से करके आए थे और वेस्टर्न सोशलिज्म से काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड थे, आप बोल सकते हो। तो यूरोपियन सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। फिर अगर हम महर्षि अरबिंदो की बात करते हैं, उनकी तो ज्यादातर स्टडी हुई ही इंग्लैंड से है। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर आपको इंग्लिश थिंकर्स और थॉट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, आप बोल सकते हो, है ना। इनकी स्टडी भी वहां से रही है, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने लिटरेचर को लिखा है, पढ़ा भी है, आप बोल सकते हो। तो बचा कौन हमारे पास, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके ऊपर माना जाता है किसी भी तरीके का यूरोपियन कल्चर का या यूरोपियन थॉट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ इंटेग्रल योगा। किसके द्वारा ये इंटेग्रल योगा का आइडिया जो है वो दिया गया है। अगर हम इंटेग्रल योगा की बात करें तो इनको पूर्ण योगा भी कहा जाता है, आप पूर्ण योगा भी कह सकते हो। इस योगा के अंदर एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने भक्ति, राइट, उसके बाद ज्ञान एंड कर्म, एक्शन जो होता है ना, डिवोशन, नॉलेज एंड योर
एक्शन, इन तीनों को कंबाइन कर दिया और एक मेथड सुजेस्ट किया जिसका इस्तेमाल करके एक ह्यूमन जो है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था इंटेग्रल योगा वाला, इट वाज गिवन बाय श्री औरबिंदो, इट वाज गिवन बाय श्री औरबिंदो, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक ये सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ सुपर माइंड is at the center of the philosophy of which of the Indian political thinker। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सुपर माइंड की जो बात की जाती है, सुपर माइंड इज अ स्टेट जहां पे आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को अचीव करते हो और यू कैन से हाईएस्ट थिंकिंग को अचीव करते हो, आप बोल सकते हो। इट इज द मतलब बेस्ट टू बेस्ट लेवल ऑफ योर नॉलेज। तो वो जो सुपर माइंड की बात कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं औरबिंदो। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, औरबिंदो। वेरी सिंपल। आगे चलो। Which of the following leaders argued for good governance on the pattern of राम राज्य in India? राम राज्य की बात कौन करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है, इट इज योर महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी का राम राज्य, इट इज नॉट द हिंदू रूल, इट इज नॉट द हिंदू स्टेट, बट इट इज द स्टेट ऑफ गॉड, द आइडियल स्टेट यू कैन से। जैसे हम प्लेटो पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम आइडियल स्टेट की बात करते हैं। सो इट इज द आइडियल स्टेट जहां पे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ऐसे कंसेप्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है और लोगों के वेलफेयर और वेल बीइंग के लिए काम किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स प्रेजेंटेड द विजन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट खास तौर पे किनके द्वारा रेज किया गया था, तो गौर करो, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, एक मूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके द्वारा 1928 में आईएनसी का फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था और इस फॉरेन डिपार्टमेंट का जो हेड बनाया गया था वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। कब की हम बात कर रहे हैं, 1928 की। और ये जवाहरलाल नेहरू वही पर्सन है जो आजादी के बाद, जैसे हम 1954 की बात करते हैं तो चाइना के साथ हमारा जो पंचशील एग्रीमेंट है वो साइन होता है अप्रैल 1954 में। तो मतलब इन सारे नेम्स में से मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, ये आपने याद रखना है, राइट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग was an ardent supporter of Swadeshi as the tool of protest against the British rule in India। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिली थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल को दो भागों में अंग्रेजों ने डिवाइड किया था, कहीं ना कहीं वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, है ना, करना चाह रहे थे, फूट पाओ और राज करो नीति जो आप बोल सकते हो। सो वहां पे वो क्या कर रहे थे, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल क्रिएट कर रहे थे, हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स क्रिएट कर रहे थे। तो वहां पे हमारे पास तीन लीडर्स आते हैं जो कि स्वदेशी के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास है लाल, है ना, बाल एंड पाल। लाल बाल पाल की अगर हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन नाम आपने याद रखने हैं। तो इन तीनों में से यहाँ पे एक ही नाम आपको दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तिलक। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, हुज आइडियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन द कंट्री। कौन है वो पर्सन जिसकी राइटिंग्स ने हमारे देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, जो फिलॉसफी है, इसको फैलाया है। तो हमारे पास एक पर्सन आते हैं, दैट इज वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1923 के अंदर अपना एक पैम्फलेट लिखा था, जिस पैम्फलेट का नाम ही ये था, टाइटल ही ये था, दैट इज हिंदुत्व हु इज हिंदू।
इस तरीके से आपको टाइटल देखने को मिलेगा, हिंदुत्वा, हु इज हिंदू। सो ए इस वाले जो आपका मतलब ये पेपर है, ये पैम्फलेट है एक्चुअली, इसकी वजह से ये जो एक तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और यू कैन से हिंदू नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं हमारे देश में पनपा है। तो सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, वीडी सावरकर, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कौन सा वो कंसेप्ट है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड जुडिशियल रिव्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। जब भी तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो वहां पे प्रॉफिट के बारे में तो कभी नहीं सोचा जाएगा, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम वेलबींग एंड वेलफेयर की बात करोगे। उसके लिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, है ना, टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस। बट क्या नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी। प्रॉफिट मेकिंग होगी तो फिर कहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ का वेलबींग एंड वेलफेयर। उसके बाद एक बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया, देखने में टफ लग सकता है बहुत आसान। Who of the following is the pioneer woman writer on public administration? कौन सी महिला राइटर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इन चारों में से? सरप्राइजिंगली देखो कितने आसान हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले नाम दिया गया है पीटर ड्रकर। अगर हम इनकी बात करें, पीटर ड्रकर की बात करें, वो आदमी है भाई, वो औरत नहीं है। उसके बाद हर्बर्ट साइमन की बात करें, अगेन ही इज अ मैन। फिर इनकी बात करें पॉल एप्पलबी की, तो ये भी क्या है, ही इज ऑल्सो मैन। सो बचे कौन हमारे पास, दिस दैट इज मैरी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, और यू कैन से द एमपी फॉलेट। सो ये वो महिला है और चारों में महिला है ही एक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये अमेरिकन सोशल वर्कर थी जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अच्छा खासा अपना लिटरेचर लिखा है। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर ड्रॉन फ्रॉम विच डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन से थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो हमारे पास हो गया पॉलिटिकल साइंस, राइट, एक हमारे पास हो जाता है लिटरेचर, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। सो अगर हम बात करेंगे तो मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज द ट्रू आंसर। जैसे मनोविज्ञान के अंदर हमारे पास एक मास्लो का थ्योरी आता है जिसमें वो बताते हैं नीड्स, मतलब 6 अलग अलग स्टेजेस बताते हैं अकॉर्डिंग टू कि किसकी जरूरत आपको ज्यादा होती है, कि इंसान को ज्यादा जरूरत होती है। तो वैसी जो मतलब साइकोलॉजी की थ्योरीज है वहां से कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसका कंसेप्ट आया है, आप बोल सकते हो। तो साइकोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद who of the following is a proponent of politics administration dichotomy, मतलब इनमें से वो कौन था जिसने बोला कि भाई राजनीति एक अलग मसला है और प्रशासन एक अलग मसला है, इनको अलग अलग रख के डील करने की जरूरत है। डाइकोटॉमी की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास देखो 2 पर्सन है यहाँ पे ना जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज माने जाते हैं। एक तो वुड्रो विल्सन है, वुड्रो विल्सन अमेरिकन, आपको याद होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट। फिर एक हमारे पास है फ्रैंक गुडनाउ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रैंक गुडनाउ का ये मानना था, इनफैक्ट वुड्रो विल्सन का भी ये मानना था कि देर इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, मर्ज नहीं करना चाहिए, अलग अलग रखेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीके से वो चल सकता है। फिर उसके बाद who of the following has not written about the principles of organizations, तो इनमें से कौन सा वो थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो देखो मैंने आपको बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नेम्स जो आते हैं दैट इज द वुड्रो विल्सन। बट आपने ये भी याद रखना है कि उनके द्वारा कोई इस तरीके के स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स नहीं दिए गए हैं। जैसे अगर आप हेनरी फॉयल की बात करोगे, फेयल की बात करोगे, तो इनके द्वारा टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऐसे प्रपोज किए गए, बट इनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिनोट द ग्रेडिंग ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेडिंग ऑफ अथॉरिटी मतलब एक तरीके से वो सीक्वेंस जानना चाह रही है, वो हायरार्की जानना चाह रही है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हायरार्की, है ना। ग्रेडिंग ऑफ अथॉरिटी समझते हो ना, कि कैसे कैसे सबसे हाईएस्ट लेवल, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो हायरार्की, सिंपल। फिर उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रोसेस। अगर हम बात करें स्केलर प्रोसेस की, तो दिस प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द हायरार्किकल और द हायरार्कीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से, है ना। और ये जो कंसेप्ट था, इट वाज प्रपोज्ड बाय योर मूने एंड रेले, ये आपने याद रखना है। तो एक तो हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड आपने समझना है, ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटीज अगर आपने समझनी है, देन यू विल यूज दिस प्रिंसिपल, द स्केलर प्रोसेस, राइट। सो इट इज मूने एंड रेले, आपने याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीइंफोर्सेस द आइडियाज ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वहां पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर कमांड फॉर ड्यूटी वो होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं हायरार्की, है ना। देयर इज हायर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी, देन द लोअर अथॉरिटीज, देन ड्यूटीज भी इसी तरीके से बटी होती है। सो इट इज कॉल्ड एज योर हायरार्की, वेरी सिंपल। फिर द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज ओरिजिनली अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस प्रिंसिपल में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कितने कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है ना। एक मैनेजर कितने एफिशिएंट तरीके से कितने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज योर द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले ये जो मतलब पल्टन्स बनाने वाला सिस्टम जो था, वो 1922 के अराउंड फॉर्मलाइज किया गया ब्रिटिश मिलिट्री के अंदर। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिलिट्री हो जाएगा। वैसे वहां पे होता है ना कि पल्टन बना देते हैं, उसमें कोई 15-20 बंदे हैं, उनका एक हेड है जो उस पूरी पल्टन को मैनेज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो मिलिट्री में सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ कंटेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो प्रशासन है ना, आज के दौर में जो प्रशासन चल रहा है, तो उसमें क्या चीज आपको देखने को मिलती है, क्या रिफॉर्म्स, किस चीज के लिए रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलती है। सो दैट इज योर डिसेंट्रलाइजेशन। एक समय था जब प्रशासन में सेंट्रलाइजेशन की बात होती थी, बट आज के प्रशासन में डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा बेहतर माना जाता है, राइट। फिर उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। वो बोलते हैं इसमें से कौन सा कोई टाइप ऑफ कंट्रोल नहीं है जिसके थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते प्रशासन पे। लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, ये तो देखो मेन ब्रांचेस हैं। खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहता है, जुडिशरी का भी वहां पे रोल होगा, है ना, वो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी। लेजिस्लेचर के द्वारा पॉलिसीज पास की जाती हैं जिनको ये लागू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो बचा क्या, जिसका जहां पे कोई लेना देना है ही नहीं, दैट इज योर सोसाइटल कंट्रोल। सो देयर इज नो सोसाइटल कंट्रोल। तो अपने आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। कोई सोसाइटल कंट्रोल या सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखो, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। Which of the following political systems is marked by existence of political and permanent executive। मतलब ड्यूल एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो ड्यूल एग्जीक्यूटिव की। एक तो पॉलिटिशियंस होंगे, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के तौर पे बैठते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और एक हमारे पास सरकारी कर्मचारी होंगे, लाइक द सिविल सर्वेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए ना आए, सत्ता में हो ना हो, ये लोग एज इट इज वहां पे बैठे होंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, दूसरी एंटर कर रही है, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये सिस्टम आपको खास तौर पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री। सो ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया है।
अगली क्लास में हम 41 से लेके 60 तक डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कुछ पार्ट्स में आपको ये पूरा पेपर हम डिस्कस करके देंगे, सो दैट आप समझ पाओ कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। करने को ऐसे भी किया जा सकता है कि सारा पेपर मैं एक साथ ही डिस्कस कर दूं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा मैं आपको बताता भी चलूंगा साथ में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा एंड बेस्ट विशेस फॉर योर पीजीटी प्रिपरेशन।